हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत इजी सा चैप्टर है। हमें इसमें थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स समझने हैं एंड हमको थोड़ी बहुत थियोरीज समझनी है। ओके, एंड उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये बहुत इजी चैप्टर है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये तो समझ लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड फॉर कंफर्टेबल मैन बिहेवियर इन ए बिजनेस यूनिट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कुछ रूल, कुछ प्रिंसिपल्स जो कि ज़रूरी हैं अगर आपको अपने बिजनेस यूनिट में सब काम स्मूथ तरीके से करना है तो। ठीक है, कोई भी काम अगर आपको बहुत परफेक्ट तरीके से करना है ना, तो आपको दिमाग में कुछ रूल्स और कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ही चलना होता है। उसी तरह अगर आपको बिज़नेस यूनिट में सारा काम एकदम कंफर्टेबली अच्छे से करना है तो कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स को अपनाना होगा, और उन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? नाउ नेचर। ओके, हम थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर देखेंगे कि आखिर ये जो कायदे हैं, कानून हैं, ये होते कैसे हैं। सबसे पहला है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस क्या है? तो देखिए, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये सिर्फ एक बिज़नेस के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ये हम बहुत सारे बिज़नेस यूनिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़े बहुत बदल सकते हैं क्योंकि हर बिज़नेस यूनिट एक जैसा नहीं होता है। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई जगह कोई काम होता है, कोई जगह कोई काम होता है, तो अलग अलग काम होते रहते हैं। हर बिज़नेस यूनिट सेम नहीं होता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये थोड़े बहुत बदल ज़रूर सकते हैं, लेकिन इन्हें हम बहुत सारे बिज़नेस यूनिट में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है फ्लेक्सिबल। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। मतलब कि अगर ये सिचुएशन के साथ मैच ना हो तो मैनेजर इनमें चेंजेस कर सकता है। तीसरा है बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये ह्यूमन के बिहेवियर पे बेस है। जैसे जैसे ह्यूमन का बिहेवियर बदलेगा वैसे वैसे ये प्रिंसिपल्स भी बदलेंगे। मतलब इससे मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे इंसान और भी ज़्यादा सोचने लगेगा और भी ज़्यादा रिसर्च करने लगेगा तो उसको पता चलेगा कि यार और भी प्रिंसिपल्स हैं। तो क्या होगा, जैसे जैसे ह्यूमन का बिहेवियर बदला और प्रिंसिपल्स जुड़ते जाएंगे। ठीक है। चौथा है कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी का मतलब होता है आप कोई ऐसे काम कर रहे हो, कुछ ऐसा अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है तो भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जैसे कि समझ लो अपना वही कोरोना वाला, समझ लो लॉकडाउन आ गया है एंड आपका जो बिज़नेस यूनिट है उसमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपके जो एकदम नीचे लेवल वाले वर्कर्स हैं उन्हें तो सैलरी दे सकते हो ना। भले ही आप हाई जो टॉप लेवल वाले हैं, मिडिल लेवल वाले हैं, उनको मत दो क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसे हैं, वो जी लेंगे। लेकिन जो मज़दूर हैं उन्हें तो हम पैसे दे सकते हैं ना। एंड जो लोग ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो कॉन्टिंजेंसी अप्लाई कर रहे हैं अपने बिजनेस यूनिट के अंदर। ठीक है, तो ये होता है कॉन्टिंजेंसी। नाउ जनरल गाइडलाइंस। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये गाइड का काम करती है हमारे मैनेजर्स के लिए। जैसे कि अगर हमारे पास कोई गाइड हो, समझ लो, तो हम कितने अच्छे से काम करेंगे। वैसे ही हमारे मैनेजर्स के पास एक गाइड होता है और वो गाइड है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी वजह से हमारे मैनेजर्स बहुत बढ़िया से काम करते हैं। तो आई होप नेचर क्लियर है ना। अब थोड़ा देख लेते हैं इम्पोर्टेंस। आखिर ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है भाई, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों आपको इनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट के कायदे कानून। तो सबसे पहला है इंक्रीज़ इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। अगर आप अपने बिजनेस यूनिट में इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हो तो क्या होगा, आपके मैनेजर को एक गाइड मिलेगा। अब जब उसको गाइड मिलेगा तो वो सारे काम बहुत अच्छे तरीके से करेगा, उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। दूसरा है मैक्सिमम यूसेज एंड इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, रिसोर्सेज बहुत
लिमिटेड हैं, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो हमें उन्हें बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना है। और रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कैसे होगा, ये हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से बताता है। तो अगर आपको अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करना है तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अपने बिजनेस में। तीसरा है हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन। कि किसी भी बिजनेस यूनिट में ना डिसीजन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा डिसीजन लेना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप डिसीजन अच्छे से नहीं लेते हो तो बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये हमको मदद करता है साइंटिफिक तरीके से डिसीजन लेने में और लॉजिकल डिसीजन लेने में। देन है कोप अप विथ चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। हर टाइम बिजनेस का इन्वायरमेंट सेम नहीं होता है। हमेशा आपके बिज़नेस में आपको प्रॉफिट ही नहीं होता रहेगा, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। तो आपका जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है वो बदलता रहेगा और आपको उसके साथ कोप अप करते हुए चलना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपकी बहुत मदद करेगा। फिर है यूज़फुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर आपको अपने बिजनेस यूनिट में सक्सेस पाना है तो रिसर्च करना पड़ेगा, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनका डेवलपमेंट करना होगा। एंड इन सब के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा। आजकल हम एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहे हैं, उसकी बेसिस पे ही हम सिलेक्शन कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है एंड ये सब कहाँ से आया? ये सब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से ही आया है। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें रिसर्च, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में भी बहुत मदद करती है। लास्ट है टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी बिजनेस यूनिट में ये तो सोचा जाता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है, लेकिन साथ साथ में हमें समाज की जिम्मेदारियों को देखते हुए भी चलना है। हमें वहाँ से अपना मुंह नहीं मोड़ना है, तो हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभा सकें, इसलिए भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारी बहुत हेल्प करता है। आई होप यू आर क्लियर यार। ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर एंड तुम्हारे को मज़ा आना चाहिए। ओके, एकदम जोश हाई रखो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट, जो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, बट चिंता मत करो, एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा आसान है। इसको थोड़ा समझो, ठीक है, थोड़ा समझो। तो मैनेजमेंट के थॉट्स, ओके, तो मैनेजमेंट के देखो दो थॉट्स होते हैं, क्लासिकल थियरी, नियो क्लासिकल थियरी। नियो क्लासिकल थियरी के अंदर एक और थॉट आता है थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड। ओके, कितने थॉट्स होते हैं? दो थॉट्स होते हैं, क्लासिकल, नियो क्लासिकल। समझ रहे हो ना, क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल। अब देखो थोड़ा पहले हम क्लासिकल समझ लेते हैं। क्लासिकल क्या है? तो देखो, दिस थॉट्स वेर प्रेजेंटेड इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। दिस थॉट्स का मतलब है मैनेजमेंट के थॉट्स। तो देखो बहुत सारे लोगों ने क्या करा, जब 19th सेंचुरी ख़त्म होने वाला था ना, तो अपने अपने थॉट्स दिए उन लोगों ने मैनेजमेंट के रिलेटेड। उन्होंने अपने अपने थॉट्स दिए। कब दिए वो याद रखना है, 19th सेंचुरी के एंड में उन्होंने कुछ थॉट्स दिए मैनेजमेंट के रिलेटेड। उन्हीं थॉट्स को हम कहते हैं क्लासिकल थियरी। अब वो लोग कौन कौन से थे भैया, वो तो हमको बता दो। तो वो जो लोग थे वो है हेनरी फ्योल, हेनरी ग्रेंट, मैक्स वीबर, गिलब्रीथ, फ्रेडरिक टेलर। ये सब हमें पूरे बिज़नेस स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं हम। तो यही वो लोग थे जिन्होंने 19th सेंचुरी के अंत में मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ थॉट्स दिए। अब देखो ये जो नाम है ना, ये अच्छे से आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं में से आप आगे पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। सबसे पहले आप पकड़ लीजिए टेलर को। तो देखिए टेलर का जो कंट्रीब्यूशन था ना, एक मिनट, टेलर का जो कंट्रीब्यूशन था ना, उसने क्या दिया था भाई, कौन सा थॉट दिया था? तो उसने है ना साइंटिफिक प्रिंसिपल बनाए थे। इसीलिए टेलर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है क्लासिकल थियरी के अंदर। अब ये फ्योल बाबा यहाँ पे दिख रहे हैं ना, हेनरी फ्योल, तो फ्योल बाबा ने क्या दिया था कि उन्हें भी इस क्लासिकल थियरी के अंदर रखा गया है। तो फ्योल बाबा ने दिया था जनरल प्रिंसिपल्स, ये भी प्रिंसिपल्स ही हैं।
टेलर ने दिया था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इन्होंने दिया था जनरल प्रिंसिपल्स। इसीलिए इन दोनों को बहुत ज़्यादा याद किया जाता है क्लासिकल थियरी में। फिर मैक्स वीबर का जो कंट्रीब्यूशन था उसे भी बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है। ये 3 नाम आप ज़रूर से याद रखना, टेलर, फ्योल एंड मैक्स वीबर। अब देखो क्लासिकल थियरी की कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी? यहाँ पर ह्यूमन के रिलेशंस को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, यहाँ पर पैसों को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। अब भाई जब किसी भी चीज़ में लिमिटेशन आ जाती है तो कोई नया चीज़ इन्वेंट हो जाता है। तो अब इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से आ गया नियो क्लासिकल थियरी। अब ये नियो क्लासिकल थियरी क्या था? तो देखो 20th सेंचुरी स्पेलिंग गलत हो गई है, हाँ 20th सेंचुरी के शुरू में कुछ लोग आए और बोले हम भी मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ थॉट्स देंगे। कब? वो याद रखना, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में उन लोगों ने कहा हम भी मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ थॉट्स देंगे। तो उन थॉट्स को कहा जाता है नियो क्लासिकल थियरी। अब वो लोग कौन कौन से थे? तो वो लोग थे एल्टन मायो, हर्शबर्ग, क्रिस आरिगिरिस, रेंसिस लीकर्ट एंड मैनी मोर। ओके, एंड याद रखना ये जो एल्टन मायो है इन्होंने ही सबसे पहले थॉट दिया था, इसीलिए इन्हें नियो क्लासिकल थियरी का फाउंडर माना जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या चीज़ें करी जाती है। तो यहाँ पर ह्यूमन के रिलेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इनफॉर्मल होता है, यहाँ पर इंस्पिरेशन ये सब पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। पैसों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इंसान के रिलेशंस और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इनफॉर्मल है, इंस्पिरेशन इन सब पे ध्यान दिया जाता है। तो नियो क्लासिकल थियरी ये था। नियो क्लासिकल थियरी के अंदर ही दूसरा थॉट आता है, उससे हम कहते हैं बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स। तो वही चीज़ है, उसी से जुड़ा हुआ है ये भी। यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन के रिलेशंस के बारे में सोचा जाता था। लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, झगड़ा लड़ाई कैसे हटाया जाए, ये सब सोचा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिमिटेशन आया? यहाँ पर ये लिमिटेशन आया कि यहाँ पर अब हम पैसों को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल भी उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है। हमें पैसों को भी इम्पोर्टेंस देना है एंड ह्यूमन रिलेशंस को भी इम्पोर्टेंस देना है। लेकिन जब हम क्लासिकल थियरी के अंदर बात करें तो वहाँ पर ह्यूमन रिलेशंस को ध्यान में नहीं रखा जाता था, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पैसों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। तो दोनों में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आई। उसके बाद आया एकदम मॉडर्न थॉट, जिसने क्या किया, अब ये मॉडर्न थॉट है ना, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं था। 1960 के बाद हमारी कंट्री में हमको एक मॉडर्न थॉट चाहिए था, एक मॉडर्न मैनेजमेंट करने का तरीका चाहिए था। तो फिर कुछ लोग आए जिन्होंने अपने थॉट्स दिए और उन थॉट्स को हमने मॉडर्न थॉट्स के अंदर डाल दिया। अब वो कौन लोग थे भाई? तो वो थे कुंजो डोनेल, पीटर एफ ड्रकर, सीके प्रहलाद और बहुत सारे लोग, ठीक है। मॉडर्न थॉट्स को हम स्पेशल थॉट्स भी कहते हैं। ओके, सो बस ख़त्म हो गया। अब देखिए, आपने जो चीज़ें सीखी उसे ध्यान में रखिएगा तो ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। देखिए, हमने पहले थोड़ा बहुत प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में देखा, देन थियरीज़ देखी, 2 क्लासिकल थियरी, नियो क्लासिकल थियरी, और तीसरा हमने देखा मॉडर्न थॉट्स, ठीक है। ये 3 थियरी देखी। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, क्लासिकल थियरी के अंदर हमने ये देखे 2 चीज़ देखी कि टेलर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था और फ्यूल का। तो अब हम इन्हीं प्रिंसिपल्स को पढ़ने वाले हैं, पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फिर जनरल प्रिंसिपल्स। ओके, बस एंड ये चैप्टर फिनिश। तो हम पहले देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। सबसे पहले ये साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट, knowing exactly what you want your men to do and then see it that they do it in the best and cheapest way। ये तो डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि जब आप मैनेजमेंट साइंस के तरीके से करते हो, जब सब कुछ आप साइंटिफिकली सोचते हो,
तो वो जो मैनेजमेंट है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है। डेफिनेशन से समझे तो इसका मतलब ये है कि आपको जानना है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ से क्या करवाना है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ से क्या करवाना है, फिर आपको ये देखना है कि वो लोग वो काम आपको करके दे, लेकिन बेस्ट और चीपेस्ट वे में। क्लियर। अब हम इसके प्रिंसिपल्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है साइंटिफिक मेथड। अब ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, यहाँ पर कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? साइंटिफिक मेथड। सब कुछ यहाँ पर साइंस के तरीक़ों से किया जाता है, सोच समझ कर किया जाता है, एस्टिमेशन लगा कर किया जाता है। यूँ ही नहीं हवे हवे में यहाँ पर कोई मैनेजमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है। दूसरा है प्लानिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो, हमारे बिज़नेस यूनिट के अंदर एक्सपर्ट्स भी होते हैं और वर्कर्स भी होते हैं। तो जब हम वर्कर्स से ही प्लानिंग भी करवाएं और फिर काम भी करवाएं तो वो ठीक नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, प्लानिंग एक्सपर्ट्स से करवाते हैं। एक्सपर्ट को कहते हैं कि आप प्लानिंग करके दीजिए, और उसके बाद हम काम किससे करवाते हैं? हम काम करवाते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ से। ठीक है। तीसरा है जॉब एनालिसिस। ठीक है, जॉब एनालिसिस। अब ये जॉब एनालिसिस क्या है? तो देखिए, काम करते रहना वो सही बात नहीं है। आपको टाइम टू टाइम अपने काम को एनालाइज भी करना है, तभी जाके आपको सक्सेस मिलने का चांस है। तो हमें क्या करना है? टाइम टू टाइम अपना जो जॉब है उसका एनालिसिस करते रहना है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, किस दिशा में काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये करा जाता है कहाँ पर? साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। चौथा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन। इसका मतलब ये है कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हम एडवांस में ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, हमें कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, हमें कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए। ये सब हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ये नहीं आएगा। ओके, एक्चुअली ये 10th चैप्टर में है, सो मैं लिख रही थी तो मैंने स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन भी लिख दिया। सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन आएगा। ओके, ये एक मार्केटिंग टर्म है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन। तो वो मार्केटिंग टर्म मेरे दिमाग में था तो मैंने ये भी लिख दिया, बट सिर्फ इतना आएगा। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन, जिसका मतलब होता है कि हम एडवांस में ही सोच लेते हैं कि हमको कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, वो सब। ठीक है। देन है सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो देखिए, जब हम अपने बिजनेस यूनिट के अंदर सिलेक्शन कर रहे हैं या जब हम किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हमें साइंटिफिक तरीके से करना है। ओके। देन है फाइनेंशियल मोटिवेशन। देखो, अगर आपको अपने बिजनेस यूनिट को ग्रो करना है तो आपके पास एम्प्लॉयज़ होंगे, तो आपको उन्हें मोटिवेशन देना है। लेकिन कौन सा मोटिवेशन ज़्यादा चलता है आजकल? जी ज़रूर, एकदम पैसों का। ठीक है, आप किसी को भी पैसा दो, ये लोग एकदम खुश हो जाएंगे, जो करवाना चाहो कर देंगे, लेकिन अच्छा काम ही करवाना है। सो फाइनेंशियल मोटिवेशन मतलब हम अपने स्किल्ड वर्कर्स को, जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है या फिर जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं? थोड़े बहुत पैसे दे सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। या फिर हम अपने बिजनेस यूनिट में ऐसा रूल रख सकते हैं कि जो जितना काम करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा, तो सब लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। फिर है इकोनॉमिकल मतलब ये है कि जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें सिर्फ यही नहीं देखना है कि सब कुछ साइंस के तरीके से हो, ये वो, बल्कि हमें ये भी देखना है कि जो हमारा प्रोडक्शन का खर्चा है वो बहुत कम आए। ठीक है, ताकि सारा काम जो है बजट में हो सके। देन है मेंटल रिवोल्यूशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर हम मेंटल रिवोल्यूशन करते हैं। किसका मेंटल रिवोल्यूशन करते हैं? तो एम्प्लॉयज़ का और जो बॉस होते हैं उनका। मतलब हम उनके दिमाग को समझते हैं। बॉस कहो या ओनर भी कह सकते हो, तो हम ओनर और वर्कर दोनों के दिमाग को समझते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर? तो ये तो प्रिंसिपल्स थे एंड 3 टेक्निक्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, बहुत इजी से हैं, फटाफट से समझ लीजिए। टाइम स्टडी मतलब क्या होता है कि आप स्टडी करते हो कि कोई भी काम को करने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा है मोशन स्टडी। देखो,
आपका जो बिज़नेस यूनिट है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं एंड जाहिर सी बात नहीं है कि सब लोग काम करने में इंटरेस्टेड हो। कुछ लोग क्या करते हैं, चाय की नुक्कड़ पे बैठ जाएंगे, आधा एक घंटा वहाँ गपशप करेंगे, फिर फ़ोन पे लग जाएंगे, तो लोग काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ के मोशन को देखना है कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं वर्किंग आवर्स में। कहीं वो बाहर नुक्कड़ पे 1-2 घंटा तो नहीं बिता रहे। हाँ, जितना बिताना चाहिए उतना बिताओ, कोई टेंशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उनके मोशन को स्टडी करते हैं। अब हम जब मोशन को स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो हम जाके उन्हें सलाह देंगे कि भैया ऐसा मत कीजिए, आपका भी भला होगा एंड हमारा भी भला होगा। थर्ड है डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी। डिफरेंशियल वेज रेट का मतलब ये होता है कि आपको सबको वेज उसके हिसाब से देना चाहिए जितना वो काम कर रहे हैं। वेज फिक्स नहीं रखना चाहिए कि तुम 1 महीने में तुमको 20,000 मिलेगा। हाँ, तुम जितना काम करोगे तुमको उतना मिलेगा। अगर आप फिक्स रखोगे ना तो जो वर्कर्स हैं उन्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा काम करने में। वो लोग सोचेंगे यार सैलरी तो फिक्स है। लेकिन जब आप डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी रखते हो कि जो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, तो वो लोग भी मोटिवेटेड रहते हैं और काम करते हैं। एट लास्ट देखो, यहाँ पर जो हमारे फ्यूल बाबा ने जनरल प्रिंसिपल्स दिए थे ना, उनके वही सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, 14 हैं। इन 14 प्रिंसिपल्स को आप जल्दी से समझ लीजिए, ओके, बहुत इजी है। सबसे पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क। ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि आपको काम को हमेशा बांट देना है। जो लोग जिस काम में एक्सपर्ट है आप उन्हें वो काम दे दीजिए ताकि आपका जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर आप किसी को अथॉरिटी यानी कि पावर दे रहे हो तो साथ में उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो दो ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा कोई बिज़नेस यूनिट है और कोई एम्प्लॉय है, उसको मैं कह रही हूँ कि जाओ तुम मेरे लिए रॉ मटेरियल लेके आओ, मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि जाओ रॉ मटेरियल लेके आओ, लेकिन मुझे उसे कुछ अथॉरिटी भी देनी होगी, कुछ पावर देना होगा कि तुम जो हमारे ऑफिस की व्हीकल है उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मैंने दे दिया, तो अब मेरा काम अच्छे से हो सकता है। दोनों में से कोई एक चीज़ दोगे तो काम आपका नहीं होगा, दोनों देना है, ठीक है। तीसरा है डिसिप्लिन। अब इस प्रिंसिपल के हिसाब से, या ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपको अपने काम में एक्सेलेंस पाना है, अगर आपको अचीवमेंट करना है, रिज़ल्ट पाना है, तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मतलब कि आपको कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखने होंगे, उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से सबको काम करना है, और अगर वो उस रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम ना करे तो उन्हें सज़ा देनी होगी। तो ये है डिसिप्लिन। चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मार्क कर लीजिए, एग्ज़ाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर्स सिर्फ एक ही बॉस से मिलना चाहिए, ना कि बहुत सारे बॉस से। अगर बहुत सारे बॉस से उसको ऑर्डर मिलने लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये है कि जो टॉप लेवल वाले हैं ना, उन्हें सभी को दिशा दिखानी चाहिए कि उन्हें सभी को काम कैसे करना है। देन है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। तो ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि जब आप बिज़नेस में काम कर रहे हो तो आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना है, आपको अपने बिज़नेस का इंटरेस्ट देखना है। जैसे कि समझ लो अगेन मेरी कोई बिज़नेस यूनिट है और मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, तो मेरे एक फूफा जी समझ लो रॉ मटेरियल का बिज़नेस करते हैं, लेकिन उनका जो रॉ मटेरियल है उतना अच्छा नहीं होता है। तो मुझे अपने इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को नहीं देखना है, मुझे ये नहीं सोचना है कि नहीं वो मेरे फूफा जी है तो मैं उन्हीं से रॉ मटेरियल मंगाऊंगी, नहीं, मैं अपने बिज़नेस का इंटरेस्ट देखूंगी। वहाँ अच्छा नहीं मिलता वहाँ से नहीं लूँगी, मैं दूसरी जगह से लूँगी, ठीक है। सेवेंथ है रेम्यूनरेशन टू दी पर्सोनल। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, पर्सोनल का मतलब होता है स्टाफ, ओके। तो आपको भी पता है कि हर पर्सन के लिए सैलरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
जितना वो काम कर रहा है आपको उसे उतना पे करना चाहिए, ज़्यादा हिचकबाजी नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छे से उन्हें सैलरी दोगे तो वो भी खुश रहेंगे, आप दोनों के बीच में अच्छा स्ट्रॉन्ग सा रिलेशन बनेगा। सो रेम्यूनरेशन बराबर से देना चाहिए, जितना वो काम कर रहे हो उतना तो दो यार, ठीक है। 8th है सेंट्रलाइजेशन। अब ये सेंट्रलाइजेशन क्या है, तो देखो ये आपको ऑलरेडी पता होगा ही, जब आपने पूरा ओसी पढ़ लिया है तो ये कैसे नहीं पता होगा। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ये दो टर्म होते हैं। तो देखो कोई भी बिजनेस यूनिट है, अगर वहाँ पर पावर नहीं बांटा गया है तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, अगर पावर बांटा गया है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। समझ लो कोई छोटी सी बिजनेस यूनिट है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सभी को पावर दे सकते हैं डिसीजन लेने का, सबसे हम मिल के बातचीत कर सकते हैं। और क्या होगा, सब अलग अलग व्यू देंगे, सब अलग अलग अपना दिमाग लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, हम फाइनल एक बहुत अच्छे डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। तो पावर बांटना कभी कभार सही होता है जब बिज़नेस यूनिट छोटा है, लेकिन जब बिज़नेस यूनिट बहुत बड़ा है तो उस टाइम पर हम पावर को नहीं बांट सकते, ठीक है। 9th है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या कहता है कि हमें अपने बिज़नेस यूनिट में एक चेन बना के रखना है, टॉप लेवल, बॉटम लेवल एंड मिडल लेवल। अगर कोई भी काम किसी को भी करवाना है तो वो उसी चेन से गुजरना चाहिए, पहले टॉप लेवल, उसके बाद मिडल लेवल, उसके बाद लो लेवल, ठीक है। फिर है ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या है, ऑर्डर वो वाला ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब ये है कि सारा काम एज पर ऑर्डर होना चाहिए, मतलब ये वाला ऑर्डर बोल रही हूँ मैं। ऐसा ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर वाइज, मतलब कि आपके जैसे एम्प्लॉयज़ है आप उनको उसी हिसाब से अपने बिजनेस यूनिट में रखो। अगर उनके पास अच्छी स्किल नहीं है तो उन्हें आप क्या कर सकते हो, बॉटम लेवल पे रख सकते हो। लेकिन अगर उनमें बहुत ज़्यादा स्किल है, वो बहुत अच्छे दिमाग के हैं, तो उन्हें टॉप लेवल में रखिए, नहीं तो मिडिल लेवल में रखिए। तो ऑर्डर के हिसाब से ही आपको अपने एम्प्लॉयज़ को रखना है। देन है इक्वालिटी। इक्वालिटी ये कहता है कि आपको अपने सभी एम्प्लॉयज़ को एक ही जैसा, मतलब एक ही जैसा उनके साथ व्यवहार करना है, एक ही तरह से उन्हें हैंडल करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप उससे बहुत मतलब खुश हो और बाकी ऐसे ही आपका मुंह ताक रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। ओके, आपको अच्छे से बिहेव करना है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ और सबके साथ समानता का ही व्यवहार करना है। देन है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर। सो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर क्या कहता है कि मतलब आपका जो पर्सनल है, आपका जो स्टाफ मेंबर है, उसको आपको एकदम जल्दी उसका ट्रांसफ़र नहीं करना है, ठीक है। उसे समझ लो कि आपके बिज़नेस यूनिट में कोई एक बंदा आया काम करने, तो एटलीस्ट यार उसको 3-4 साल रखो अपने बिज़नेस में, ताकि वो बिज़नेस करना सीख जाए, आपके साथ रह के वो बहुत कुछ सीख जाए। उसको इतना टाइम तक तो रखो। अब आप बार बार उसे 6 महीने में ट्रांसफ़र करते रहोगे तो वो बंदा क्या सीखेगा। आपको उसे स्टेबल रखना है, ठीक है। 3-4 साल रखो अपने पास, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र करो, इट्स ओके, ताकि वो हर जगह हर काम सीख सके। 6-6 महीने में करोगे तो वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल क्या कहता है कि देखो, हर एंटरप्रेन्योर के अंदर इनिशिएटिव लेने की एक क्वालिटी होती है, आगे आने की एक क्वालिटी होती है। उसी तरह हर एम्प्लॉयज़ के अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आगे आए, अपनी बात कहें, क्योंकि इससे बिज़नेस यूनिट का ही फ़ायदा होता है। लास्ट प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स ये कहता है कि सभी को मिलजुल कर एकता के साथ काम करना है। क्लियर गाइस? ओके, एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक है पीटर एफ ड्रकर के बारे में, कि पीटर एफ ड्रकर ने मैनेजमेंट के अंदर क्या काम किया है। तो इन्होंने देखो MBO दिया था, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसे इन्होंने आविष्कार किया था, ऐसा आप कह सकते हो। और इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए थे, प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, एंड इसीलिए इन्हें मॉडर्न मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है। आपको याद होगा इनका नाम हमने मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा था। तो इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, इन्होंने भाई MBO बनाया है और प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन बनाए हैं, इसलिए इन्हें फादर कहा जाता है, किसका, मॉडर्न मैनेजमेंट का।
आई होप यू आर क्लियर गाइस। सो बस ये चैप्टर देखो ख़त्म हो गया, बड़ा ही आसान सा चैप्टर था। एंड अगर आपको ये समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसे कंटेंट की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शेयरिंग इज़ केयरिंग। जल्दी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी इनवाइट कीजिए इस चैनल पर। पता नहीं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स कितने हैं, मुझे तो नहीं पता, शायद उन्हें पता नहीं है कि उनके लिए भी कंटेंट बनाए जाते हैं यूट्यूब पे। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, अगर आपको पता है तो यार उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो इस चैनल की वीडियोस आप शेयर कीजिए उनके साथ, ताकि जिस वजह से मैंने ये चैनल बनाया है भाई, वो वजह तो एटलीस्ट सक्सेसफुल हो। हाँ, ये जो वीडियोस है वो बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, यही हमारी कोशिश रहती है, यही मेरी कोशिश रहती है। तो आप उस कोशिश को सफल करो, शेयर करो वीडियोस को। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टाटा एंड आउट जो।